अगर ये धरती से टकराता है तो इससे 8 मेगाटन तक की एनर्जी रिलीज हो सकती है, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब से 500 गुना ज़्यादा एनर्जी है। ये इम्पैक्ट बड़ा तो नहीं है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक मेजर सिटी को वाइप आउट कर सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड, कॉमर्स, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बुरी बात, ये जल्द ही इंडिया की तरफ आ रहा है। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर 27 को नासा के एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलास ने एक अपोलो टाइप नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। इस एस्ट्रॉयड का नेम नासा ने एस्ट्रॉयड 2024 YR4 रखा। लेकिन YR4 कोई ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी साइटनिंग नासा के लिए कॉमन हो, और इसी वजह से ये साइंटिस्ट के लिए एक चिंता का कारण बना हुआ है। लगभग 40 से 90 मीटर के साइज का ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA दोनों लगभग पिछले 2 महीने से YR4 के अर्थ से टकराने की प्रोबेबिलिटीज को काफ़ी क्विकली और डायनेमिकली कैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं। एस्ट्रॉयड YR4 की डिस्कवरी वाले दिन दिसंबर 27, 2024 को नासा ने इसकी इनिशियल इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी 1% एस्टिमेट की थी। फिर इस साल जनवरी 27 को ESA के कैलकुलेशन के बाद इसकी इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी को 1% से बढ़ाकर 2.3% कर दिया गया। फिर फरवरी 7 को नासा ने यह प्रोबेबिलिटी 2.3 से बढ़ाकर 3.1% कर दी। एंड देन 12 दिन बाद यानी कि 19 फेब को ESA के एस्टिमेट्स प्रोबेबिलिटीज़ को 3.1% से कम करके 1.5% तक ले गए। और अब नासा के लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद प्रोबेबिलिटी 1.5% से फर्दर कम होकर 0.36% हो गई है। अब आप ये देख रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, और जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमर्स ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एस्ट्रॉयड की ट्रेजेक्ट्री को वो और बेटर वे में प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इससे प्रोबेबिलिटीज़ कम और ज़्यादा होती रहती है। तो दोस्तों, क्या हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके मुंबई या कोलकाता में गिरने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? थोड़ा तो डर लगता ही है ना। अगर ये एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराता है तो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जोन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में हो सकते हैं। नासा ने ऐसे कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जिसमें ईस्टर्न पैसिफिक, साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट, एटलांटिक ओशियन, अफ्रीका के कुछ पार्ट, अरेबियन सी और साउथ एशिया की कुछ कंट्री भी इंक्लूडेड है। स्पेशली इंडिया भी शामिल है। मेजर सिटीज़ जो इसके रिस्क जोन में आती हैं उनमें मुंबई, कोलकाता, ढाका, बोगोता और लेगोस शामिल है। और सबसे बुरी बात, ये जितने भी एरियाज़ को हमने मेंशन किया है ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और इनके इस इम्पैक्ट से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने का चांस है, या इवन ये कम्प्लीटली वाइप आउट भी हो सकते हैं। ये बात कोलिजन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसी वजह से इसे एक सिटी किलर एस्ट्रॉयड भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ये इनमें से किसी भी सिटी पर गिरेगा तो उसको ये तबाह कर देगा। तो दोस्तों, अभी आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। ये ऑब्वियस भी है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम तो दिख रही है एंड ये लगातार चेंज भी हो रही है। तो चलिए हम एक एक करके पूरा बेसिक से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रैक किया जाता है, आखिर इसकी ट्रेजेक्ट्री को कैसे चेक किया जाता है, कैसे ये कोलिजन इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की जाती है, और क्या हम इन होने वाले कोलिजन को टाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पूरा डिटेल में जानते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, या फिर शॉर्ट में हम इनको NEOs भी कह सकते हैं, इनको ट्रैक करने के लिए कुछ एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप जैसे कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये विजिबल लाइट को डिटेक्ट करते हुए NEOs की इमेज को कैप्चर करते हैं। अब इनमें कई सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे कि पेनस्टार्स, पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम, और एटलस यानी एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। अब दोस्तों, यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि ये सारे इंस्टॉलेशन सिंगल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज में नहीं होते, बल्कि कई सारे टेलीस्कोप्स ऑब्जर्वेटरीज का एक नेटवर्क होता है। कई सारे टेलीस्कोप कंबाइन होकर
एक टेलीस्कोप बनाते हैं जो अर्थ के अलग अलग कोनों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैन स्टार्स के पास 2 मेन टेलीस्कोप है, PS1 और PS2, जो हालेकला ऑब्जर्वेटरी हवाई में लोकेटेड है। अब ये दोनों यूनिट्स ऑब्जर्वेबल स्काई को 5 ब्रॉडबैंड फिल्टर G, R, I, Z एंड Y में इमेज करते हैं और एक्यूरेटली एस्ट्रोनॉमी और फोटोमेट्री प्रोड्यूस करते हैं। अब वहीं दूसरी ओर एटलस, जिसने YR4 यानी कि सिटी कलर एस्ट्रॉयड को इनिशियली डिटेक्ट किया था, उस प्रोजेक्ट के अंडर में 4 टेलीस्कोप्स हैं जो हवाई में हालेकला और माउना लोआ, साउथ अफ्रीका में स्विट्जरलैंड एंड चाइल में एल सॉस में लोकेटेड है। 0.5 मीटर वाइड प्राइमरी मिरर्स वाले ये टेलीस्कोप्स ऑटोमेटिकली स्काई को स्कैन करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इन पिक्चर्स को वो एक्यूमुलेट करते हैं, डेटा को और रिफाइन किया जाता है, जिससे एरर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और फोटो रेजोल्यूशन क्लियर हो जाती है। इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के अलावा सैटेलाइट बेस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप को भी डिप्लॉय किया जाता है, जो कि उन हीट रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं जो कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एमिट करते हैं। इस डेटा से हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का एल्बेडो यानी रिफ्लेक्टिविटी के बारे में पता चलता है। एल्बेडो से एस्ट्रॉयड का कंपैरिजन और सरफेस प्रॉपर्टीज जैसे क्रेटर्स, रिजेस और दूसरे जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में भी आइडिया मिलता है। हीट डिटेक्शन से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का एक्चुअल साइज डिटरमाइन करने में मदद मिलती है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट साइज मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हीट इमिशन ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। नियोवाइज और जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसे 2 नोटेबल इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स हैं। अब नाउ ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप के अलावा गोल्डस्टोन सोलर सिस्टम रडार और एरिसीबो ऑब्जर्वेटरीज जैसे रडार सिस्टम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की प्रिसाइज डिस्टेंस और वेलोसिटी मेजर करते हैं। रडार ऑब्जर्वेशन से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का साइज, शेप और रोटेशन स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। कैटेलिना स्काई सर्वे यानी CSS और लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च यानी लीनियर जैसे स्काई सर्वे प्रोग्राम भी NEOs को डिटेक्ट और ट्रैक करने के काम आते हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे तरीकों से कोई भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है, जिसमें आपका ये सिटी कलर एस्ट्रॉयड भी शामिल है। तो अब डिटेक्ट करने के बाद कलेक्टेड डेटा को एनालिसिस करके और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के पाथ को मैप किया जाता है और इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, या फिर इनको हम NEAs भी बोलते हैं, या फिर नियर अर्थ कॉमेट्स, या फिर इनको हम NECs भी बोलते हैं। अब नियर अर्थ एस्ट्रॉयड्स यानी NEAs को फर्दर उनके ऑर्बिटल पाथ के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में स्प्लिट किया जाता है। इन 4 कैटेगरीज को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एटेरा टाइप एस्ट्रॉयड्स। ये एस्ट्रॉयड पूरी तरह से अर्थ के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इनका पेरीहीलियन अर्थ के ऑर्बिट के अंदर होता है। अभी पेरीहीलियन क्या होता है? सन का क्लोजेस्ट पॉइंट। तो इनका पेरीहीलियन अर्थ के ऑर्बिट के अंदर होता है। अब दूसरा है एमोर टाइप एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड अर्थ के ऑर्बिट के बाहर रिवॉल्व करते हैं। इनका पेरीहीलियन मार्स और अर्थ के ऑर्बिट के बीच में होता है। ये अर्थ के ऑर्बिट से क्रॉस नहीं करते, लेकिन क्लोजली अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा अपोलो टाइप एस्ट्रॉयड्स। ये एस्ट्रॉयड अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। इनका सेमी मेजर एक्सिस, जिसको एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन कहते हैं, तो इनका सेमी मेजर एक्सिस अर्थ के इक्वल या फिर बड़ा होता है, लेकिन पेरीहीलियन अर्थ के ऑर्बिट के अंदर होता है। और YR4 यानी कि ये सिटी कलर एस्ट्रॉयड इसी टाइप का एक एस्ट्रॉयड है, तो ये 3rd कैटेगरी में आता है, अपोलो टाइप एस्ट्रॉयड में। एंड लास्टली एटिन टाइप एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड भी अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं। इनका सेमी मेजर एक्सिस अर्थ से छोटा होता है और पेरीहीलियन अर्थ के ऑर्बिट के अंदर होता है। तो अभी हमने एस्ट्रॉयड्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन चलिए कॉमेट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो नियर अर्थ कॉमेट्स यानी कि NECs, इनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला, जिनका सन के अराउंड रेवोल्यूशन पीरियड 200 साल से कम का होता है, वो शॉर्ट पीरियड कॉमेट में आते हैं, और जिनका 200 साल से ज़्यादा होता है वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स कहलाए जाते हैं। अब इन सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इन NEOs के अर्थ से टकराए जाने की पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है।
अब क्योंकि सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हुए सोलर विंड, प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से टकराव और दूसरे काफ़ी सारे फैक्टर की वजह से इन एस्ट्रॉइड्स के बारे में जो डेटा हमारी ऑब्जर्वेटरीज और ट्रैकिंग सिस्टम तक पहुंचता है वो काफ़ी समय तक बदलता रहता है। इसलिए हमारी ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस हमेशा बदलती रहती हैं। तो अब अगर YR4 जैसा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड अगर हमारी अर्थ के लिए पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है तो उस केस में फाइनली प्लैनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया जाता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसके भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड। इस डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म में एक स्पेसक्राफ्ट को हाई स्पीड पर नियर अर्थ एस्ट्रॉइड से टकराया जाता है ताकि उस कोलिजन के इम्पैक्ट से उसकी ट्रेजेक्टरी बदल जाए। दूसरा प्रपोज्ड मेथड है ग्रेविटी ट्रैक्टर। इस मेथड में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के पास स्टेबल ऑर्बिट में रखा जाता है। स्पेसक्राफ्ट का ग्रेविटेशनल पुल धीरे धीरे एस्ट्रॉइड के मोशन को अफेक्ट करता है और इससे उस नियर अर्थ एस्ट्रॉइड की ट्रेजेक्टरी स्लोली चेंज होती है। अब इस मेथड के दो मेन ड्रॉबैक्स हैं। पहला कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अफेक्ट धीरे धीरे दिखता है और दूसरा कि स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड के पास पोजीशन करना और मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पर इससे ट्रेजेक्टरी कंट्रोल तरीके से बदली जा सकती है। अभी तीसरा तरीका है एक्सप्लोजन। NES के पास या उसके सरफेस पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके उसकी ट्रेजेक्टरी को बदलने की कोशिश की जा सकती है। अभी इन तीनों में से अब तक केवल काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड ही टेस्ट किया गया है। नासा का डार्ट मिशन सक्सेसफुली काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का इस्तेमाल करके एस्ट्रॉइड मूनलेट डिमॉर्फस की ऑर्बिट को 33 मिनट्स तक चेंज कर चुका है। ये मिशन 26 सितंबर 2022 को कंप्लीट हुआ था एंड बाकी के दोनों मेथड अभी थ्योरेटिकल ही है। वैसे दोस्तों, आगे के प्लैनेटरी डिफेंस मिशंस में काफ़ी ग्लोबल एफर्ट्स होंगे जिसमें कई देश और एजेंसीज मिलकर साथ में काम करेंगी। YR4 एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने के चांसेस सिर्फ 0.36% है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती है और अगर ये हुआ भी तो ये पोटेंशियली दिसंबर 22, 2032 को होगा। वेल ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, पर हमको इस टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली इसकी ट्रेजेक्टरी को और इसकी इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते रहना होगा। तो अभी इसरो ने अब तक इसके बारे में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज जैसे ESA, CNSA और रॉसकॉस्मोस इस एस्ट्रॉइड्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या इसरो को इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहिए? क्या ये स्पेस रॉक भी हमारी अर्थ से कोलाइड किए बिना ही निकल जाएगा? एंड अगर ये टकराता भी है तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा? अपने आंसर हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वेल, अगर ये टकराता है तो डेफिनेटली हमारी इंडिया के मुंबई एंड कोलकाता काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट आपसे मिस ना हो पाएँ।